1/3 यानी ऊपर वाले 2/3 जो है उधर कौन सा होता है, उसके मस होता है। नीचे वाला अगर लोअर 1/3 होता तो हमें एडी नीचे है तो एडिनो इज बिलो, एडिनो इज बिलो। ठीक है, 70-80% बच्चों को ये चीज पता होगी, लेकिन ये उन 20% के लिए जो मेरे जैसे हैं जिनको चीजें जो है वो याद नहीं रहती, जिनके कॉन्सेप्ट थोड़े कमजोर हैं, तो उनके लिए ये है कि एडिनो एडी इज लो। ठीक है, तो एडिनो कार्सिनोमा जो है वो लोअर 1/3 ऑफ एसोफेगस में होता है, और इधर उसने मिडिल थर्ड का पूछा है तो उसमें क्या होगा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होगा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा किस किस वजह से होता है, कल भी हमारी ये बात हुई थी। ठीक है, अल्कोहल की वजह से, लिक्विड्स की वजह से, स्ट्रक्चर की वजह से, स्मोकिंग, एक्लेजिया की वजह से। लेकिन कल एक एमसीक्यू आया था कि एडिनो कार्सिनोमा में प्री डिस्पोजिंग कंडीशन कौन सी है, तो ये इधर भी वो चीज रिकॉल कर लेते हैं कि वो कौन सी कंडीशन है, बैरेट ऑसोफेगस। बैरेट ऑसोफेगस, बैरेट ऑसोफेगस जो होती है उसकी वजह से एडिनो कार्सिनोमा होता है। ऑल क्लियर, जिस चीज को क्लियर है थम्स अप, थम्स अप। ठीक है, ठीक है, ठीक है सारे जी। जी जी, हाँ, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के कॉजेस एक बार दोबारा बता दें। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बेसिकली क्या होता है कि ये ऊपर वाले जो है इसमें ऑसोफेगस इन्वॉल्व होती है ना। ठीक है, तो हम इनटेक किस चीज के, अगर ऊपर वाली की बात करें सबसे पहले हम लिक्विड्स अगर लेंगे, ठीक है, हॉट लिक्विड, ज्यादा गर्म चीजें लेंगे तो उसकी वजह से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो जाता है, वो एपिथेलियम चेंज हो जाती है, फिर वहां पे स्क्वेमस बन जाती है। ठीक है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो जाता है। ठीक है, और कुछ स्ट्रक्चर मसला है या इक्लेजिया एक वो जो हम बीमारी पड़ते हैं उसकी वजह से, सिगरेट अगर पीते हैं तो उसकी वजह से, जो ऊपर वाला पहले ऑसोफेगस पे जो जो चीजें आ जाती हैं वो उस पे करेंगे। लेकिन क्रोनिक गर्ड आ गया, ठीक है, गैस्ट्रोओसोफेगस रिफ्लक्स यानी स्टमक जो है वो यहाँ है ना, तो वो लोअर 1/3 से रिलेटेड होगा, एडिनो से रिलेटेड होगा, क्रोनिक गर्ड, ठीक है, या बैरेट ऑसोफेगस, ये चीजें जो है वो एडिनो कार्सिनोमा के साथ एसोसिएटेड होंगी। अच्छा जी, 41 है, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमें पता है कि जो अब हमारा होता है अब्डोमिनल, हाँ जी, बैरेट ऑसोफेगस, बैरेट ऑसोफेगस। अच्छा जी, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब्डोमिनल एओर्टा जो होता है ना, ठीक है, उसकी वो T12 के लेवल पे जो है ना वो बनता है। ठीक है, T12 के लेवल पे जो डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा है वो अब्डोमिनल एओर्टा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा कहाँ से शुरू हो जाता है, T4 के लेवल पे। ठीक है, डिसेंडिंग थोरैसिक T4 के लेवल पे, और T12 के लेवल पे वो बन जाता है अब्डोमिनल एओर्टा, और उसी लेवल पे वो अपनी ब्रांच देता है जिसे कहते हैं सिलियक ट्रंक। ठीक है जी, नीचे L1 के लेवल पे वो क्या करता है, अपनी दूसरी ब्रांच देता है जिसे कहते हैं सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। L3 के लेवल पे फिलहाल कुछ भी नहीं, आप जेन में ना इतना घुमाओ, वैसे एक आधी चीज होती है, लेकिन एल जो है L1 पे वो हो गया। ठीक है, L2 पे जो है वो देता है, L2 पे कुछ नहीं, और L3 पे इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ठीक है जी, L3 पे इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, और L4 पे वो डिवाइड हो जाता है। तो जो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है वो उसकी सबसे नीचे वाली ब्रांच है अब्डोमिनल एओर्टा की। ठीक है जी, तो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी क्या करती है, ये है तो इंफीरियर, लेकिन वो आंतों की इंफीरियर है। ठीक है, लेकिन नीचे क्या है, रेक्टम, रेक्टम जा रहा है। ठीक है, नीचे क्या है, रेक्टम है, तो रेक्टम का जो सुपीरियर वाली ब्रांच है वो इंफीरियर, आंतों वाली जो इंफीरियर मेसेंटेरिक थी, मेसेंट्री वही होती है ना आंतों वाली। ठीक है, तो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी बेसिकली कौन सी ब्रांच देगी, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। ठीक है, अब मिडल रेक्टल आर्टरी कहां से आती है, मिडल रेक्टल आर्टरी आती है इंटरनल एलियक से। इंटरनल एलियक किसकी ब्रांच है, कॉमन एलियक की। कॉमन एलियक किसकी ब्रांच है जी, अब्डोमिनल एओर्टा की। वो जो टर्मिनेशंस थी, ये जो अब्डोमिनल एओर्टा टर्मिनेट होता है, ठीक है, L4 के लेवल पे, तो वहां पे ये जो है ना वो कॉमन एलियक देता है, कॉमन से एक्सटर्नल इंटरनल निकलती है, और एक्सटर्नल जो है वो इंटरनल जो है वो मिडल रेक्टल आर्टरी देती है। ठीक है, और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी किसकी ब्रांच है, वो इंटरनल प्यूडेंटल, इंटरनल प्यूडेंटल इटसेल्फ इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल एलियक। तो बस इतना याद रखो कि इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सुपीरियर रेक्टल आर्टरी जो है वो दे रही है। ठीक है, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सुपीरियर रेक्टल आर्टरी बनाती है। In hyperthyroidism, increased heart rate is due to increased sensitivity to catecholamines. ठीक है, कैटेकोलामिन्स। ठीक है, हार्ट रेट ज्यादा बेसिकली क्यों होता है, हार्ट रेट ज्यादा इस वजह से होता है कि ये जो कैटेकोलामिन्स की सेंसिटिविटी जो है ना, हाइपरथायराइडिज्म के केसेस में, हाइपरथायराइडिज्म के केसेस में कैटेकोलामिन्स की सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाती है। कैटेकोलामिन्स की सेंसिटिविटी ज्यादा होने की वजह से हार्ट रेट ज्यादा होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि टैकीकार्डिया अगर हाइपरथायराइडिज्म में कोई पूछ ले कि हाइपरथायराइड स्टेट में क्या होता है, हाइपरथायराइड स्टेट में क्या होता है, तो हाइपरथायराइड स्टेट में कैटेकोलामिन्स की सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म स्टेट में
कैटेकोलेमिन्स की सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाती है। क्यों ज्यादा हो जाती है? नॉर्मल फिजियोलॉजी है भाई, इस वजह से ज्यादा हो जाती है। नॉर्मल फिजियोलॉजी क्यों है? बीएमआर ज्यादा, ठीक है, एनर्जी की ब्रेकडाउन ज्यादा, ठीक है, तो बॉडी बड़ी सेंसिटिव हुई होती है, उसमें कैटेकोलेमिन्स की सेंसिटिविटी भी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। कीप इट रिमेंबर लाइक दिस, के इसी तरह याद रखो। और कैटेकोलेमिन्स की सेंसिटिविटी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है? टैकीकार्डिया होता है। तो एड्रीनालिन इज द राइट ऑप्शन। के हाइपरथायराइडिज्म में हार्ट रेट क्यों ज्यादा होता है? एड्रीनालिन की वजह से ज्यादा होता है, ठीक है, कैटेकोलेमिन है वो। अच्छा जी, 43, 30-year-old female presented with acute chest pain and hemoptysis 1 week after delivery, ठीक है। 30 साल की औरत है, उसको चेस्ट पेन हुई है और खून की उल्टी आई है 1 week आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी के 1 हफ्ते के बाद। देर इज नो फीवर, फीवर उसको नहीं है। ईसीजी शो कर रही है S1Q3T3 पैटर्न, ठीक है, S1Q3T3 पैटर्न, इसको रट लो यार, S1Q3T3 एक अजीब सा पैटर्न है ना। तो ये तब होगा जब मैसिव प्लमनरी एम्बोलिज्म होगा, मैसिव प्लमनरी एम्बोलिज्म होगा। हाँ जी, प्लमनरी एम्बोलिज्म तो है, लेकिन इसको मैसिव प्लमनरी एम्बोलिज्म याद रखो, ठीक है जी। मैसिव क्यों? क्योंकि इसने सर्कुलेटरी फेलियर करवा देना है, ठीक है, इसने क्या करवाना है? सर्कुलेटरी फेलियर करवा देना है, इसने हेमोप्टोसिस करवा देनी है। अब सर्कुलेटरी फेलियर होगा तो S1Q3T3 पैटर्न आ जाएगा ईसीजी पे, ठीक है। मैसिव प्लमनरी एम्बोलिज्म ने क्या करवाना है? सर्कुलेटरी फेलियर करवा देना, उससे S1Q3T3 पैटर्न आ जाएगा और खून की उल्टियां आएंगी। तो उसके लिए आपने इन्वेस्टिगेशन उसने पूछ लिया कौन सी करवानी है, ठीक है। तो मैसिव प्लमनरी एम्बोलिज्म में हम जो इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं वो करवाते हैं सीटी एंजियोग्राम, सीटी एंजियोग्राम, ठीक है। इसको इस तरह से भी याद रख लो कि मैसिव प्लमनरी एम्बोलिज्म जो है वो सर्कुलेटरी फेलियर करवाता है, S1Q3T3 पैटर्न होता है, तो हम एनजीओ वाली कोई करवाएंगे, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड करवाएंगे तो एंजियोग्राम बनवा लेते हैं उसका सीटी स्कैन। सीटी एंजियोग्राम इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस इन लास्ट 7 मंथ्स बाय, ठीक है, प्लेसेंटा से ही। इसमें ये हमें सीपीएस में घुमाया हुआ है, बस प्लेसेंटा ही याद रखो कि वो लास्ट 7वें मंथ्स में भी जनाब जो है वो प्लेसेंटा से कर रहा है। यूट्रस इज मोस्ट सेंसिटिविटी विच हार्मोन ड्यूरिंग लास्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। लास्ट ट्राइमेस्टर में यूट्रस किस हार्मोन के लिए सेंसिटिव होती है? ऑक्सीटोसिन के लिए। ऑक्सीटोसिन हमारा फेवरेट, ऑक्सीटोसिन के लिए सेंसिटिव होती है, ठीक है। In aortic opening, if diaphragm is constricted, which of the following structure will be compressed along with the aorta? ठीक है जी। अच्छा जी, इस पे याद रख लो वॉइस ऑफ अमेरिका, ठीक है, वॉइस ऑफ अमेरिका याद रख लो, ठीक है। वॉइस ऑफ अमेरिका, VOA, वॉइस ऑफ अमेरिका, VOA, वॉइस ऑफ अमेरिका। T8 पे वेना कवल ओपनिंग, ठीक है, T10 पे ऑस्फेगस ओपनिंग, ठीक है, और अमेरिका का ए जो है T12 पे यूटिक ओपनिंग, ठीक है। इनके कंटेंट्स याद करने हैं हमने, कंटेंट्स याद कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो है वॉइस में वी है ना, वेना केवल ओपनिंग, ठीक है, तो उसमें इन्फीरियर वेना केवा तो सबको याद होता है कि होता ही है इन्फीरियर वेना केवा, लेकिन सारे भूल जाते हैं कि अगर इन्फीरियर वेना केवा है केवल ओपनिंग में तो उसके साथ फ्रेनिक नर्व भी है, साथ